कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जब खेतों में होगी हरियाली तो किसान के चेहरों पे आएगी खुशहाली। कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं मास्टर जी। मैं हूं रमनी बहन। नमस्कार। तो किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और जैसे कि हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत में देखते हैं कृषि समाचार, तो आइए अभी देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गढ़वा के सभी प्रखंडों में स्थापित किए जाएंगे प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक। झारखंड सरकार राज्य में 100 मैट्रिक टन के 305 गोदामों का करेगी निर्माण। आगात फूल गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा दीपाली। अब समाचार विस्तार से। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखंड सरकार तथा जिला भूमि संरक्षण कार्यालय गढ़वा की ओर से कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत गढ़वा जिले के प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक की स्थापना की जाएगी। उपकरण बैंक स्थापना की योजना लागत 20 लाख रुपए है। इसमें 75% राशि सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। शेष 25% राशि लाभुक को स्वयं वहन करना होगा। अपने प्रखंड में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने के इच्छुक जल छाजन समिति, लैंप्स, पैक्स, निबंधित एनजीओ या व्यक्तिगत सक्षम किसान बीज ग्राम और कृषि विज्ञान केंद्र 18 अगस्त 2015 तक जिला भूमि संरक्षण कार्यालय में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। पिछले दिनों कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री रणधीर सिंह ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि इस वित्तीय वर्ष में झारखंड सरकार राज्य में 100 मैट्रिक टन के 305 गोदामों का निर्माण करेगी। इसके अलावे लैंप्स और पैक्स के माध्यम से 8 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 5 लाख किसानों का फसल बीमा कराने का भी लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्ष 2012-13 के फसल बीमा का लाभ जिन किसानों को अभी तक नहीं मिल पाया है, उन्हें 15 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें। मक्का फसल को सूखे से भी बचाना होता है और खेतों में होने वाले जल जमाव से भी। हालांकि खेत में पर्याप्त नमी होना जरूरी है, लेकिन जल जमाव जड़ों में सड़न पैदा कर सकता है। इसलिए मकई लगे हुए खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। जो किसान खरीफ मक्का की खेती कर रहे हैं, उन्हें अपने खेत में जल जमाव के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। अन्य फसलों की तरह मक्का के बेहतर बढ़वार के लिए सिंचाई और मिट्टी में नमी की जरूरत होती है, लेकिन जल जमाव की नहीं। अभी बरसात का मौसम है, 2-4 दिन लगातार बारिश होने से खेत में पानी जम जाता है, जो मक्का फसल के लिए नुकसानदेह है। इसलिए किसान भाई अपने मक्का फसल वाले खेत में पानी जमने ना दे, नाली बनाकर जल निकास की व्यवस्था करें। मक्का फसल पानी के लिए जितना ज़्यादा सेंसिटिव है, उतना ही पानी का अगर जल जमाव खेत में हो रहा है तो उसके लिए भी उसका उत्पादन घटता है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि खेत में हल्की नमी अगर बनाए रख रहे हैं तो वो अच्छा है। इसलिए किसान भाइयों को लगाते समय ही मक्का फसल के चारों तरफ ड्रेनेज चैनल खोल देना चाहिए, ताकि अधिक मात्रा में अगर खेत में पानी हो रहा है तो उस पानी को वो खेत से निकाल सकें। जो किसान फूलगोभी की आगात खेती करना चाहते हैं, वो अगस्त तक बुआई का काम पूरा कर ले। फूलगोभी की आगात खेती से अधिकाधिक उपज लेने के लिए कुंवारी, पूसा केतकी या पूसा दीपाली नामक उन्नत प्रभेद का चयन कर सकते हैं। फूलगोभी की आगात खेती के हल्की दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें, जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। बुआई में 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधे के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी अवश्य रखें। आगात फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा केतकी और पूसा दीपाली में से किसी एक अनुशंसित उन्नत प्रभेद का चयन करें। इनकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
किसान मक्के का दाना निकालने के लिए हैंडमेड सेलर का उपयोग कर सकते हैं। इसमें माइल्ड स्टील की 4 टेपर ब्लेड लगी होती है। भुट्टे को सेलर के अंदर घुसाकर जब आगे पीछे मोड़ा जाता है तब ब्लेड की मदद से दाना बाहर निकलने लगता है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाई बैगन फसल में शूट यानी बंधक कीट और फल छेदक कीट के रोकथाम के लिए एक गंधपास यानी एक फेरोमोन ट्रैप 5 एकड़ की दर से लगाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए हैं। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए हैं। चावल मोटा 1825 रुपये से 2280 रुपये, चावल मध्यम 2350 रुपये से 2675 रुपये, चावल उत्तम 3000 रुपये से 6100 रुपये, गेहूँ 1675 रुपये से 2150 रुपये, चना 4580 रुपये से 5000 रुपये, दाल अरहर 9380 रुपये से 9850 रुपये, दाल मसूर 8300 रुपये से 8650 रुपये, चना दाल 5700 रुपये से 6000 रुपये, सरसों तेल 9800 रुपये से 11500 रुपये, चीनी 2380 रुपये से 2550 रुपये, आलू 625 रुपये से 900 रुपये और प्याज 2800 रुपये से 3500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और ली कृषि से संबंधित ढेर सारी नई जानकारियाँ तो हमारे पास अभी और भी है, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो किसान भाइयों, अब बारी है जानकारी की। तो देखते हैं मास्टर जी आज हमारे लिए क्या नई जानकारी लेके आए हैं और किन नए विशेषज्ञ से हमें मिलाने वाले हैं। तो मास्टर जी बताइए, आज आप क्या हमारे लिए नई जानकारी लेके आए हैं? देखिए, अभी हमारे किसान भाई बहन जो हैं वो धान फसल पर कीट नियंत्रण पर काम कर रहे हैं और टॉप ड्रेसिंग पे ही लगे हुए हैं। जी हाँ, तो मास्टर जी ये टॉप ड्रेसिंग के बारे में थोड़ा सा बिल्कुल हमारे किसान भाई तो जानते ही हैं, लेकिन चलिए आपको बता देते हैं कि टॉप ड्रेसिंग में जो फर्टिलाइजर जो खाद होता है उसका जो छिड़काव करते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। किसान भाइयों, अगर आपके पास में कोई सवाल है जो इस विषय में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के लिए आपके पास नंबर होना ज़रूरी है और नंबर तो हमेशा आप ही बताती हैं। जी हाँ। तो मास्टर जी ऐसा होता है ना कि नंबर तो हम लोग बताते ही रहते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान भाई हैं जिनके पास जानकारी चाहिए जिनको, लेकिन झिझक की वजह से वो लोग
पूछते नहीं कॉल हैं। नहीं करते हैं। ठीक है। चलिए भाई, ये शिकायत किसान भाई बहन आप लोग दूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप कॉल करके जानेंगे नहीं, सवाल बताएंगे नहीं, तो आपको जानकारी कैसे मिलेगी। संकोच बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। सीधा उठाना है अपना फ़ोन और नंबर पे लगा देना है। नंबर कौन सा होगा अब बता जी हाँ, दीजिए। हमारा नंबर है 180034651519। इस पर जानकारी आपको मिलती है बिल्कुल मुफ्त में। बिल्कुल लाख रुपए की जानकारी, वो भी मुफ्त में। तो देर नहीं करते हैं, आप सभी को लिए चलते हैं स्टूडियो। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, अभी आप धान लगा चुके हैं और हम लगातार धान फसल के बारे में तमाम जानकारियां दे रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार धान फसल में खरपतवारों का नियंत्रण किया जाए और साथ ही साथ किस तरह से आप टॉप ड्रेसिंग करें, कब करें। इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नैयर अली, जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। किसान भाइयों, मेरे तरफ से जोहार, नमस्कार। किसान भाइयों, अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप सीधे सीधे विशेषज्ञ से जुड़ सकते हैं और आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, जान सकते हैं धान फसल के बारे में। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि कोई किसान भाई हमसे जुड़े, खरपतवार नियंत्रण के बारे आज हम बातचीत कर रहे हैं। खरपतवार का नियंत्रण आमतौर पर लोग जो किसान भाई हैं बहुत महत्वपूर्ण, कई बार किसान नहीं समझते। कितना ज़रूरी है खरपतवार का नियंत्रण करना? इतना ही कह सकते हैं कि जो भी किसान भाई खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं, खास करके जैसे बूंदा धान जो डायरेक्ट सोइंग करते हैं, सीधे बुआई करते हैं बिना कादों का, तो उसमें यहाँ तक कि ये देखा गया है कि 90% जो है उपज की हानि होती है। 90%? 90%। अच्छा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको उपज का कोई फायदा कुछ बचा ही नहीं। कुछ बचा ही नहीं। और जहाँ तक रोपा है तो उसमें ये देखा गया है कि करीब 40% 40 से 50% तक की उसमें हानि होती है। मतलब आधा आधा के हानि है। जी। तो आप समझ सकते हैं कि खरपतवार नियंत्रण का कितना महत्वपूर्ण है। ये है। उसके बाद श्री विधि में आप खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं कोनो भी डर से, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें श्री विधि में जो आपको जो अधिक उपज मिलता है उसका बहुत बड़ा योगदान खरपतवार नियंत्रण का है, जो कि मिट्टी के अंदर में ही वो सड़ जाता है, एक तरह से उर्वरक का काम करता है। तो खरपतवार नियंत्रण आपके बहुत ज़रूरी है धान फसल के लिए। इसके बगैर आप सफलतापूर्वक जो है धान की खेती उपज नहीं पा सकते। बिल्कुल, ये तो खरपतवार बहुत ज़रूरी है, ये तो समझ में आ गई बात है। किस किस तरह के खरपतवार होते हैं? अमूमन जो खेतों में किसान भाई धान की फसल जब लगाते हैं तो कई तरह के खरपतवार होते हैं, तो किस किस तरह के खरपतवार? इसमें मुख्यतः 3 तरह के खरपतवार होते हैं। एक तो चौड़ी पत्ती वाली होती है, दूसरी जो है जिसको हम लोग सीजर्स बोलते हैं, जो नट जिसके अंदर में राइजोम का रहता है, जिसको मोथा बोलते हैं। अच्छा। दूसरा एक घास वाली जातियां होती हैं, बहुत तरह का ग्रासेस उसको बोलते हैं। तो ये 3 तरह की मुख्यतः होती है जो धान के फसल में होते हैं ये खरपतवार। तो ये जो तीनों ही तरह के होते हैं, जैसे आपने बताया चौड़ी पत्ती वाले या नट वाले, तो इनका जो नुकसान जो होता है ये भी अलग अलग तरह का होता होगा? इसमें चौड़ी पत्ती वाली जो है आप देखेंगे जहाँ सीधी बुआई है तो बहुत ज़्यादा होती है। फिर खरीफ के में ये जो नट वाली होती है, जैसे आपका मोथा घास, इस कुल के जितने भी होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होता है और उसके अंदर में काफ़ी रहता है, जो राइजोम रहता है, तो उसको निकाल नहीं पाते हैं किसान आसानी से। अच्छा। तो वो काफ़ी अलग अलग, आप सीधी बुआई करेंगे तो उसमें अलग होगा, लेकिन ये रहेगा, सिर्फ उसका जो संख्या है उसमें परिवर्तन होगा। लेकिन ये खरीफ में आपको ये इस तरह के खरपतवार तीनों तरह का आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो ये जो खरपतवार अलग अलग तरह के होते हैं, जो नट वाले होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, तो नियंत्रण भी इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मुख्य प्रश्न जो किसान भाई जानना भी चाहेंगे कि नियंत्रण कैसे करें इसका? किसान भाइयों, यहाँ हम ये कहना चाहेंगे कि आज जो हम लोग बैठे हुए हैं तो इसमें हम ये समझते हैं कि 80% के आसपास किसान रोपाई कर चुके हैं। तो एक है रोपने के बाद किसान को कैसे रसायन का प्रयोग करें, कौन सा रसायन का प्रयोग करें। तो रोपाई के बाद किसान भाइयों हम ये कहना चाहेंगे कि आपके पास एक मतलब 15 से 20 दिन का एक अवसर बच जाता है। जिस दिन आप रोपाई किए हैं या बुनाई किए हैं उसके 15 से 20 दिन पर एक बाईएस्पेरिबेक सोडियम, जो नॉमनी गोल्ड के नाम से आती है, कंपनी बनाती है तो नॉमनी गोल्ड के नाम से भी आती है, ऐसे बाईएस्पेरिबेक सोडियम वो कैपिकल है।
तो उसका हम लोग जो है किसान भाइयों को बोलते हैं कि 1 ml जो दवा है 1 लीटर पानी में घोल के आप उसका 15 से 20 दिन के अंदर रोपाई पर उसका छिड़काव कर देंगे तो ये तीनों कुल के जो खरपतवार हैं वो पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएंगे। आपने रोपाई कर लिया लेकिन आपके पास अभी समय है और 15 से 20 दिन के आसपास हो गया तो इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि इससे अधिक हो गया है 30 दिन के आसपास हो गया है तो हम किसान भाई को बोलेंगे कि उस समय तो आप ये जो घास है और जो ये मोथा है इसका तो कंट्रोल आप नहीं कर सकते हैं रासायनिक विधि से, लेकिन चौड़ी पत्ती वाली को आप कर सकते हैं। तो उसमें हम किसान को बोलते हैं कि रोपाई के 30 दिन बाद जो है 2,4-D एक दवा आती है जो खरपतवार नाशी भी है, तो उसका उपयोग 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से किसान भाई 500 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करेंगे 30 दिन के बाद। तो चौड़ी पत्ती वाली जितने भी खरपतवार है उसका पूरी तरह नियंत्रण हो जाएगा। तो ये नियंत्रण कारगर है। जैसे आपने कहा एक दवा का नाम बताया जो नॉमिनी गोल्ड है, इसको किसान भाई अगर लगाते हैं जो अनुशंसित मात्रा है तो वो लगाने के बाद जो खरपतवार है वो पूरी तरह नियंत्रण हो जाती है। और हमने सफलतापूर्वक अपने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में हम लोगों ने प्रयोग के आधार पे ये पाया कि 15 से 20 दिन के अंदर में यदि आप इसका 1 ml दवा 2 लीटर में समझ रहे हैं तो बहुत कम मात्रा है, जिसमें मुश्किल से 1 एकड़ के लिए 100 ml की दवा की जरूरत होती है 1 एकड़ के लिए। अच्छा, तो 1 एकड़ में 100 ml आप 200 लीटर पानी में घोल दीजिए और उसको पूरा स्प्रे कर दीजिए। तो 15 से 20 दिन में जब स्प्रे कर देंगे किसान भाई तो हमने उसमें देखा है कि वो पूरी तरह तीनों तरह का जो खरपतवार है उसको पूरी तरह नियंत्रित कर लेता है। तो ये जो नियंत्रण की आप बात कर रहे हैं तो क्या इसके बाद जो हम देखते हैं अमूमन जो हम अपने गांव में भी देखते हैं कई जगह पर महिलाएं खरपतवार नियंत्रण हाथ से भी करती हैं, वो बुनाई हुआ रहता है उसके बाद उठाते हैं, ये ज़रूरी होगा उस वक्त? नहीं, यदि किसान भाई खरपतवार का उपयोग कर रहे हैं तब उनके लिए ये तो जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ झारखंड में देखा गया है कि अभी भी 90% लोग 90% ऐसे किसान हैं या आप बोल सकते हैं कि बहुत कम ही किसान हैं जो खरपतवार नाशी दवा का उपयोग करते हैं, बल्कि वो अपने हाथ से ही उसको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो इसमें हम किसान भाइयों को ये कहना चाहेंगे कि 2 बार कम से कम 20 दिन रोपाई के 20 दिन बाद और एक रोपाई के 40 दिन बाद जो है वो क्या करें खरपतवार निकाल लें और उसी के साथ में यूरिया का जो है टॉप ड्रेसिंग करें। हमेशा किसान भाई आप एक बात ध्यान देंगे कि रोपाई जिस दिन आप कर लिए उसके 20 दिन बाद जो है खरपतवार निकालिए और 1 एकड़ में 50 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव आप कर दीजिए। 1 एकड़ का मतलब हुआ 100 डिसमिल, यानी 100 डिसमिल में आपको 50 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव घास निकालने के बाद कीजिए, यूरिया का छिड़काव पहले मत कीजिए। उसी तरह जिस दिन 40 दिन हो जाएगा उस दिन फिर आप जो है घास को निकाल लीजिए और फिर वही 50 किलोग्राम 1 बोरा का यूरिया बोल सकते हैं, तो 1 एकड़ में आप उसका छिड़काव कर दीजिए 2 बार। आपका उर्वरक बहुत अच्छा काम करेगा। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है कि घास में आप उर्वरक देते हैं तो घास जो है वो उर्वरक को अवशोषित करने में कर लेता है, ज्यादा वो सक्षम रहता है हमारे फसल के तुलना में। खरपतवार नियंत्रण के लिए आपने थोड़ी देर पहले श्री विधि की बात की थी, इस पर हम बात करेंगे, पहले फोन ले लेते हैं। हेलो, हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? जो पीला पत्ती हो जाता है इसका क्या उपचार है? बिल्कुल, धान फसल में अक्सर कहते हैं कि पीला पत्ती हो जाता है, तो उसका उपचार क्या है? बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहली बात है कि किसान भाइयों पीला पत्ती का जो सबसे मुख्य कारण है वो हमारे जो धान का जो खेत है, हमारी जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन उर्वरक की काफ़ी कमी रहती है। तो यदि समय पर आप टॉप ड्रेसिंग नहीं करेंगे, यदि नाइट्रोजन का या यूरिया का छिड़काव आप नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पत्ती जो है पीली पड़ जाएगी। तो किसान भाइयों या तो आपने रोपाई के टाइम में DAP का उपयोग नहीं किया होगा जिसमें नाइट्रोजन भी रहता है, फास्फोरस भी रहता है,
या डीएपी के साथ यूरिया का मिला के आपने उपयोग नहीं किया होगा तो आपकी पत्ती पीली होगी। तो जितना जल्दी हो सके, यदि ऐसा आपको लग रहा है कि हमारा यूरिया धान का की पत्तियां नहीं पीली हो रही है, हैं, तो आप उसमें हमने जो कहा कि 1 एकड़ में आप 50 किलोग्राम जो यूरिया है उसका आप छिड़काव कर दीजिए। या आप डिसमल में अपना कन्वर्ट करके जो होता है कि 100 डिसमिल में आपका 50 किलोग्राम का जरूरत, तो 1 डिसमिल में आपका आधा किलोग्राम यूरिया का जरूरत पड़ेगा जी। उसी के मुताबिक आप उसका छिड़काव कर दें। बिल्कुल। श्री विधि में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें? श्री विधि में हम लोग खरपतवार नाशी का ना उपयोग करते हैं, ना हम लोग हाथ के जरिए उसका खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। उसमें एक कोनोवीडर आता है जी, जो बना हुआ बाजार में भी मिलता है, हमारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी उपलब्ध है। उसका दाम 300 से लेके 500 के आसपास है। तो उसमें हम लोग किसान को बोलते हैं कि जिस दिन श्री विधि से वो रोपाई करें उसके 10 से 15 दिन के अंदर में एक बार कोनोवीडर वो चला दें। समझ रहे हैं? जी जी। उसके बाद किसान भाइयों फिर दूसरा जो 30 दिन का आप आएगा, जिस दिन रोपाई का 30 दिन हो गया, उस दिन दूसरा चला दीजिए जी। यदि आपको लगेगा कि नहीं अभी और घास है तो आप तीसरा भी चला सकते हैं 40 दिन पर। 3 बार यदि आप कोनोवीडर चलाएंगे तो श्री विधि में जितने भी घास है वो सारा जो होगा वो कादों में सड़ जाएगा और एक खाद के रूप में काम करेगा। तो वहां पे हम क्या करते हैं, खरपतवार को बाहर नहीं निकाल के फेंकते हैं जी। वो कोनोवीडर जो है वो खुद मिट्टी में उसको मिला देता है और वो सड़ जाता है। सड़ जाने के बाद क्या होता है, वही जो हमारा फसल है धान, उसके लिए उर्वरक का काम करता है। बिल्कुल। अभी बात कर रहे थे आप टॉप ड्रेसिंग के, नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग की आप बात कर रहे थे, तो ये टॉप ड्रेसिंग का जो समय होगा वो 20 दिन के अंदर ये काम कर मैंने दे देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, मैं कृष्णा साहब बोल रहा हूँ, लापुंग मोहगांव से। जी कृष्णा जी। जी सर, मेरा खेत 3 नंबर का है जो करीब 1 एकड़ है। उसमें पानी सूख गया है और पतला पत्ती वाला घास हो गया है पूरे धान में। अच्छा। तो उसका नियंत्रण कैसे करें, मतलब धान से ज्यादा घास हो गया है। अच्छा। वो सुई टाइप का जो पतला वाला जो होता है। जी जी, मोथा घास होगा। हाँ हाँ। कितना दिन हुआ है आप ये बताएंगे, कितना दिन आप उसका बुनाई किए हैं या रोपाई किए हैं, उसके बाद कितना दिन हुआ है? अभी रोपाई किए हैं, ये मंगलवार को मेरा 21 दिन हो गया। अब इधर 3 दिन, मतलब 24-25 दिन हो गया। तो अभी भी आप नॉमिनी गोल्ड नाम की जो दवा है उसका स्प्रे कर सकते हैं। और उसका यदि आप स्प्रे करेंगे तो 80 ml की जो एक दवा आती है, 80 ml के आसपास 1 एकड़ में आपका उपयोग में आ जाएगा। तो 80 ml की जो दवा है वो आपको नॉमिनी गोल्ड के नाम से आती है, जो बाजार में उपलब्ध है। समझ रहे हैं? तो उसको 200 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ का एरिया है तो उसको आप स्प्रे कर दीजिए। अभी आपके पास टाइम गया नहीं है। हम लोग 15 से 20 दिन का अनुशंसा करते हैं, लेकिन 21 दिन भी है तो आपका गया नहीं है। आप एक बार स्प्रे करके देखिए, हम समझते हैं निश्चित रूप से वो कंट्रोल हो जाएगा, उसका नियंत्रण आप कर सकते हैं। बिल्कुल, बेहतर परिणाम जी, बेहतर परिणाम आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। बात कर रहे थे हम टॉप ड्रेसिंग की, नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग की बात आप बता रहे थे। क्या पोटाश का भी टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए किसान भाइयों को? देखिए, यहाँ किसानों को हम, चूँकि हमारे झारखंड के जो किसान भाई हैं, अब हमने ये देखा है कि जो मध्यम ज़मीन है, 2 नंबर की जो ज़मीन है, उसमें सारे ज़मीन में अब यहाँ तक के जो निचले ज़मीन है उसमें भी जो 1 नंबर का है उसमें भी किसान भाई अब जो है संकर धान का खेती कर रहे। तो संकर धान में चूँकि उपज अधिक मिलती है, इसलिए हम लोग किसानों को बोलते हैं कि यहाँ जो है आप जो पोटाश की जो मात्रा है 90 किलोग्राम हम लोग बोलते हैं 1 हेक्टेयर में देने के लिए जी। तो किसान को अब हम लोग यहाँ ये बोलते हैं कि उसका 2/3 यानी 60 किलोग्राम जो है आप पोटाश जो है उसको जब रोपाई कर रहे हैं उस समय दे दीजिए जी। और जो आपका 30 किलोग्राम पोटाश बचा है उसको मुरिएट ऑफ पोटाश के नाम से आता है। अच्छा। तो वो करीब करीब आप 45 किलोग्राम मुरिएट ऑफ पोटाश यानी एमओपी करीब 45 किलोग्राम के आसपास आएगा। यानी 50 किलोग्राम जो है एक बैग
MOP आप ले लीजिए, जो पोटास जिसको बोलते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश, जी और उसका छिड़काव, उसका टॉप ड्रेसिंग जब गाभा बनने लगे, जी यानी जो बाली है जब पौधे के अंदर से बनने लगे और गांठ बन जाए, उस समय एक बार आप छिड़काव कर दीजिए। तो इसमें होता क्या है कि एक तो हम लोग जानते हैं कि जितना भी संकर धान है उसमें फॉल्स स्मट यानी गोबर भट्टा बीमारी, यानी उसमें बाली जो होती है वो क्या होती है, गोबर के रूप में मतलब काली हो जाती है पूरी और भूरी हो जाती है, बिल्कुल। उसमें दाने बनते नहीं हैं। जी, जी। तो ये पोटाश का यदि उस समय हम लोग छिड़काव इसका करते लाभ मिलेगा। हैं तो ये प्रतिरोधी क्षमता उसमें विकसित कर देता है। हम यहाँ रोकना चाहेंगे, एक जी। फोन ले लेते हैं। हेलो जी, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो उसमें ये एक प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर देता है। इसलिए सिर्फ आपका फॉल्स स्मट या गोबर फट्टा बीमारी ही नहीं, बल्कि और जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है या दूसरी जितने तरह की बीमारी है, कोई भी यहाँ तक के कीट के विरुद्ध में भी उसमें प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि पोटाश का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, जो पत्ती में खाद जो बनता है, भोजन जो बनता है पौधे के लिए, वो ले जाके दाने में जमा करती है, और जितने भी दाने होते हैं सारे पुष्ट होते हैं, पुष्ट दाने होते हाँ। और बाली में खखरा आप बहुत कम पाएंगे यदि पोटाश का उपयोग आप टॉप ड्रेसिंग में एक बार कर दिए हैं 60 दिन से 70 दिन के आसपास में रोपाई के, तो आप देखेंगे कि बाली जो है दाना पुष्ट है, दाना पूरा भरा हुआ है और दाना काफी अच्छा सुंदर आपको दिखेगा। उसके बाद किसी तरह का भी कीट जो है उस पर अटैक नहीं कर पाता, आक्रमण नहीं करता, प्रतिरोधक क्षमता विकसित होता है। इसलिए हम लोग झारखंड के किसान को बोलते हैं, चूंकि आप संकर धान की खेती कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ रोपाई के समय नहीं बल्कि एक बार और आप दे दीजिए 60 दिन के आसपास में आप एक बार उसका टॉप ड्रेसिंग कर दीजिए 50 किलोग्राम पोटाश का, बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जी। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना कि खरपतवार का नियंत्रण बेहद ज़रूरी है। आप टॉप ड्रेसिंग, नाइट्रोजन और साथ ही साथ पोटाश का भी सही समय पर करें ताकि आपको अधिक से अधिक फसल मिल सके। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपकी फसल अच्छी हो, इसकी इस शुभकामना के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों नमस्कार, जोहार।